नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कोशिका और कोशिकांग। ठीक है, ये आपकी साइंस की दूसरी क्लास होगी। इसमें आपको कोशिका से जुड़ी हर जानकारी दी जाएगी। वो प्रश्न भी आपको एमसीक्यू लास्ट में कराए जाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगी, जिनसे आपकी पूरी कोशिका की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपके पेपर में आ सकता है। आपको यहाँ पर मास्टर या ज्ञाता नहीं बनना है, सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है ताकि आप परीक्षा में टू द पॉइंट क्वेश्चन कर सकें। ये क्लास आपकी मुख्य सेविका और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपके फॉर्म भरने भी शुरू हो गए हैं मुख्य सेविका वालों के लिए, तो आप आज या कल जब भी आपको समय मिले आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। और लगातार आपकी यहाँ पर हमारी क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पर, और आपकी पढ़ाई पूरी कराई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताया करिए, और जो मैं प्रश्न पूछा करूं वो भी बताया करिए। अगर आपके कोई प्रश्न हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन कर सकते हैं क्विक रिविजन क्लासेस लिखकर। और वीडियो प्लीज़ अंत तक देखा करें, ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई पूरी हो सके। और मुख्य सेविका वाले स्पेशली कॉपी पेन लेकर पढ़ाई किया करें। आपकी हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा मौका है उन लड़कियों के पास जिनके पास होम साइंस या सोशल वर्क या सोशोलॉजी से उन्होंने बीए कर रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले मैं आपको मुख्य सेविका के पीडीएफ बैच के बारे में बता दिया जाए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 300 रुपये में 300 से 500 के बीच आपको पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, तो एक पीडीएफ की कीमत आपकी 1 रुपये से भी कम पड़ जाएगी। और इस बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। ठीक है, मुख्य सेविका गरिमा बैच है। सभी क्लासेस की जो यूट्यूब पर आपकी क्लास होती है उनकी आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, उनमें हैंड रिटन नोट्स होंगे और टाइपिंग नोट्स होंगे। आपको पूरा डेटा उस ग्रुप में उस बैच में मिलेगा। और 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट आपको कराए जाएंगे। ठीक है, जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तो आपके 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट कराएंगे। तो अगर आप 300 में 10 का भाग देंगे तो एक मॉक टेस्ट की कीमत आपको 30 रुपये पड़ेगी। ठीक है, और पीडीएफ आपकी फ्री हो जाएंगी। तो काफ़ी कम रुपए में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, और हर समय आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। आपकी जो भी समस्या होगी उसे मैं सुलझाऊंगा। आप मुझे मैसेज कर पाएंगे, आप मुझसे जुड़ पाएंगे। आपकी पूरी प्लानिंग किस तरह से आप पढ़ाई करनी चाहिए, आपको कहाँ पर समस्या आ रही, उसको ठीक करने के लिए मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। और नौकरी की आपको गारंटी दिलाने वाली तैयारी कराई जाएगी। समय समय पर आपको मोटिवेशन दिया जाएगा, आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा, और पूरी स्ट्रेटजी प्लानिंग आपको बताई जाएगी किस तरह से आप इस परीक्षा में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। और अन्य बहुत कुछ चीज़ें भी आपको इस बैच में मिलेंगी। तो जो आपका गरिमा बैच है मुख्य सेविका का, इसकी फीस मात्र 300 रुपये है। एक दिन की दिहाड़ी भी 300 रुपये नहीं होती है। आपको पूरा बैच 300 रुपये में मिल रहा है। यहाँ पर आपको 500 के करीब पीडीएफ मिलेंगी, और नोट्स मिलेंगे, और आपको 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद, और उचित मार्गदर्शन मिलेगा। और पूरी प्लानिंग आपको बताई जाएगी किस तरह से आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर आपको क्यूआरसी हेल्प सर्च करना है। ठीक है, और उसे कमेंट बॉक्स में वहाँ पर जाके मैसेज कर देना है। क्यूआरसी हेल्प सर्च करके टेलीग्राम पर वहाँ पर आपको मैसेज कर देना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसे कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो इसमें आप पहले कोशिका और कोशिकांग पढ़ना है। आपको कोशिका क्या होती है और कोशिकांग क्या होता है। आपको यहाँ पर कोशिका का मास्टर नहीं बनना है, बायोलॉजी का मास्टर नहीं बनना है। यहाँ पर आपको बायोलॉजी नहीं सीखनी है। आपको यहाँ पर सिर्फ वो पढ़ना है जो आपकी परीक्षा में आता है। इतना आप ध्यान कर लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बार सेल की आप फोटो देख लीजिए, कोशिका कैसी होती है। इसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये फ़ोटो कुछ इस तरह से होती है। अलग अलग तरीके से भी आपको फ़ोटो मिल जाएंगी, आप गूगल करेंगे तो ये कुछ इस तरह की सेल होती है। इसमें लाइसोसोम होता है। ठीक है, और पौधों में प्लास्टिड होता है यानी कि लवक। और आपको यहाँ पर गाल्जिकाय मिल जाएगा, गुणसूत्र मिल जाएंगे। ठीक है, कोशिका भित्ति मिल जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, राइबोसोम मिल जाएगा, लाइसोसोम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कोशिका में मौजूद होती हैं। ये एक चित्र है कोशिका का। इसे आप बनाने ना बैठ जाना, ना ही आप इसे रटने बैठ जाना। चित्र बस आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कोशिका कैसा होता है। कोई आपको चित्र दिखा दे तो आपसे पूछ ले कि ये क्या है, तो आप बस बता दीजिएगा उसे ये कोशिका है।
इसके बारे में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, कोशिका की परिभाषा पढ़नी है, कोशिका की खोज किसने की वो पढ़ना है, और कोशिका के अंग क्या क्या हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, आपको पूरा ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं, पेपर में जो आएगा सिर्फ वही मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो। आपको रामायण नहीं पढ़नी है यहाँ पर, आप इतना समझ लीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको मास्टर नहीं बनना है बायोलॉजी का, आपको सिलेक्शन लेना आपका उद्देश्य है, उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। तो कोशिका को पढ़ना शुरू करते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, पौधा जीवन हो, पौधों का जीवन हो या मानव का जीवन, जो कोशिका है सबसे छोटी इकाई है जो कार्य करती है। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को, विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। तो कभी इसकी स्पेलिंग भी आप लिख लिया कर लिए, क्योंकि आपको कभी कभी इंग्लिश में नाम दे के पूछ लेता है तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं। तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। किसने किया था सर्वप्रथम उपयोग? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका खोजी थी। तो कोशिका की खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। सॉरी। तो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है। सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया। 1838-39 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। ये चीजें, तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडन और आपके कौन है? स्वान। ठीक है, स्लाइडन और स्वान ने आपको कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन किया। ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी कोशिका आपको याद रखनी है तंत्रिका तंत्र। शुतुरमुर्ग की और शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, लंबी और बड़ी में थोड़ा आप अंतर करिएगा। सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है और सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये चीज़ें भी आपको नोट करनी है, ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं कि सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए, तो आपका तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी। ठीक है, ये तो आप कोशिका से जुड़ी जानकारी हो गई। अब पढ़ लेते हैं कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें। तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। ठीक है, जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? सुड़ी से लेकर इंसान तक। ठीक है, हर जानवर, हर पौधा, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, प्रत्येक जीव का एक शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है। आप कोशिका को आप समझ लीजिए प्याज जैसे बनता है, उस पर लेयर होती हैं, एक लेयर फिर खोलोगे फिर खोलो, उसको आप कोशिका समझ सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है तथा सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण करती हैं। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से इकाई है। ठीक है, अपना कार्य खुद कर सकती है, लेकिन सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। इसका पॉइंट का मतलब ये हुआ। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। ठीक है, जो कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है ये भी आपको याद रखना है बस। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। कौन सा प्रोटीन नहीं होता इनमें? हिस्टोन प्रोटीन, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता। क्या नहीं बन पाता? क्रोमैटिन। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। क्या पड़ा रहता है? केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। क्या? अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है।
अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जीवाणुओं में पाई जाती हैं। और नील हरित शैवालों में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अब यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ लेते हैं। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है और केंद्रक पाया जाता है किसमें? यूकेरियोटिक कोशिका में, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होती है। तो इसमें केंद्रिका भी होती है, जैसे न्यूक्लियस कहते हैं, और क्रोमेटिन भी होता है। ठीक है, तो केंद्रिका भी होती है यूकेरियोटिक कोशिका में। तो कोशिका के मुख्य भाग पढ़ लेते हैं आप कोशिका के जो मुख्य भाग हैं, को ये जिन्हें आप कोशिकांग भी कहते हैं, कोशिका के अंग कोशिकांग हो जाता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारककाय, अंतः प्रवृत्ति जालिका और राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जिकाय, लाइसोसोम, लवक, रसधानी। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, प्रवृत्ति नहीं होता, यहाँ पे प्रदव्य होता है। ठीक है, प्रदव्य। ठीक है, तो ये आगे सही लिखा होगा जहाँ तक, उसको आप बाद में सही कर लीजिएगा। अंतः प्रवृत्ति नहीं होता, प्रदव्य होता है। ठीक है, इसको आप जरूर सही कर लीजिएगा। तो कोशिकांग क्या क्या होते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारककाय, अंतः प्रदव्य जालिका और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, लाइसोसोम, लवक, रसधानी, केंद्रक। कहीं कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा होता है, कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा होता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया कहीं कहीं पर लिखा होता है, केंद्रक। तो कोशिका के मुख्य भाग के बारे में आप पढ़ लेते हैं। और कोशिका भित्ति क्या होती है? तो ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये अक्सर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी चीज़ है ये निम्न में जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, पर सेलुलोज का बना होता है। ये क्या? सेलुलोज का बना होता है। ये कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जो कोशिका का निश्चित आकार है, उसकी निश्चित आकृति है, उसको बनाने में सहायक क्या होती है? कोशिका भित्ति आपकी सहायक होती है। ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोशिका भित्ति में। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और कोशिका का आकार, ठीक है, जो आकार बनाए रखने में, आकृति बनाए रखने में जो सहायक होती है वो कोशिका भित्ति होती है। अब पढ़ लेते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। तो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। बस इसको आप, जो अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो कोशिका झिल्ली करेगी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं तारककाय के बारे में। तो इसकी खोज बोवेरी ने की थी। ये केवल जंत कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? इसकी खोज किसने की और ये कहाँ केवल पाया जाता है? तो ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या? तारककाय। तारककाय एक अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव का निर्माण करती है। तो यहाँ पर सेंट्रियोल लिखा है। ठीक है, कहीं कहीं पे ओ लिख देते हैं, कहीं पे यो लिख देते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेंट्रियोल कहते हैं। यो या ओ को अगर लिखना, डिफरेंस ज़्यादा मत करिएगा, बस इसी को समझिएगा। तो इसकी खोज बोवेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अब पढ़ लेते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। देखिए वहां पर कुछ गलत लिख गया था, ये सही है। अंतःप्रदव्य जालिका, एक और यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से संबद्ध होता है। एक और केंद्रक झिल्ली होती है इसकी, दूसरी ओर कोशिका कला होती है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कड़काएं लगी रहती हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम किसके किनारे पर लगे रहते हैं? अंतःप्रदव्य जालिका के किनारे पर लगे रहते हैं। अंतःप्रदव्य जालिका का मुख्य कार्य उन सभी वसा प्रोटीनों का संचरण करना है
संचरण मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। तो क्या हुआ, अंतःप्रदब्य जालिका का मुख्य कार्य क्या हुआ, उन सभी वसा व प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। तो अंतःप्रदब्य जालिका आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ लेते हैं राइबोसोम। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये पेपर और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका तथा जी.ई. फैलाई ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम की देखा। 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया, ठीक है। तो रॉबर्ट ने इसका नामकरण कब किया, 1958 में किया। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में इसे पादप कोशिका में देखा, पौधे की जो कोशिका थी उसमें देखा। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। तो ये आरएनए की बनी होती है, किसकी, आरएनए की। कई बार आपको आरएनए का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, उसका चिंता आप मत करिए, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि आरएनए के नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती क्या, आपकी राइबोसोम। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान कौन प्रदान करती है, राइबोसोम, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। तो प्रोटीन का उत्पादन स्थल क्या है बताइए, राइबोसोम, ठीक है, सॉरी। तो प्रोटीन का उत्पादन स्थल राइबोसोम है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट, तीन चीजें, यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। कि राइबोसोम किससे बनी होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात ये प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, ये प्रश्न में परीक्षा में कई बार पूछा गया। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। तो अगला इसका एक नोट पढ़ लेते हैं। स्तनी की लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रदब्य जालिका नहीं पाई जाती। तो लाल रुधिर कण होते हैं, उसमें राइबोसोम और अंतःप्रदब्य जालिका नहीं पाई जाती है। लाल रुधिर कण प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है, लाल रुधिर कण के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, प्रदब्य जालिका नहीं पाई जाती है। अब पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। तो इसकी खोज अल्टमैन ने की 1886 में। ब्रेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया, ठीक है, ब्रेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। ये कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो अल्टमैन ने की। इसका नामकरण किसने किया, तो ब्रेंडा ने किया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह कोशिका का श्वसन स्थल है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका भित्ति का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, शक्ति केंद्र या पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जा का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं या शक्ति केंद्र किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब जब लास्ट में आप एमसीक्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका विश्व हिंदी दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। फिर एक बार सुनिए, कमेंट करके आप बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है। जो डीएनए होता है वो केंद्रक में तो पाया जाता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है, क्या, डीएनए। तो गाल्जी का है, पढ़ लेते गाल्जी क्या है। तो इसकी खोज 1898 में कैमलो गाल्जी ने की है, ठीक। तो गाल्जी का है में गाल्जी आ जाएंगे तो आपको बस सही कर लेना। तो सन याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। तो गाल्जी काय की खोज किसने की, कैमिलो गाल्जी ने की थी। यह जालीनुमा नलिकाओं या पुटिकाओं से बना जटिल
संगठन होता है जो छोटी गोल पुटिकाओं से घिरा होता है। क्या होता है? एक जालिका नुमा नलिकाओं या पुटिकाओं से बना एक जटिल संगठन होता है जो छोटी गोल पुटिकाओं से घिरा होता है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल देती हैं, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं, या कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। तो गाल्जी काय को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ठीक है, यातायात प्रबंधक कहो या ट्रैफिक पुलिस कहो, तो गाल्जी काय को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपका परीक्षा में कई बार आया, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब लाइसोसोम के पढ़ लेते हैं। तो क्रिस्टियन डी दुबे ने, दुबे करना, इसको दुबे मत पढ़ लेना, क्रिस्टियन डी दुबे ने 1955 में इसकी खोज की। यह एकल झिल्ली युक्त गोल पेटी थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, जो लाइसोसोम है एक एकल झिल्ली युक्त गोल पेटी थैलीनुमा संरचना होती है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है? इसमें आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी सबसे ज़्यादा, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको? इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को। ठीक है, इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें लगभग 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 40 प्रकार के। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब लवक के बारे में पढ़ लेते हैं। अगला कोशिकांग है हमारा लवक। ठीक है, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, अवर्णीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट, और वर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जो पौधों का हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, जो रंग नहीं होता है कोई वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है, और जो वर्ण रंगीन होते हैं चीज़ें जैसे फूल हो गया तो इसको क्या है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो हरित लवक 3 प्रकार के होते हैं, लवक 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक और अवर्णी और वर्णी। ठीक है, लवक 3 प्रकार के होते हैं। अब हरित लवक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यह हरा रंग का होता है। कैसा होता है? हरा रंग का, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल किसमें होता है? हरित लवक में होता है। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। तो किसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है? क्लोरोफिल की सहायता से। ठीक है, हरित लवक की सहायता से। और भोजन बनाता है। इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिकाओं की रसोई कहते हैं। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं की रसोई किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है, हरित लवक में क्या पाया जाता है? पर्ण हरित यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। ठीक है, जब पत्तियों का रंग पीला हो जाता है हरे से, तो उसमें कैरोटीन का निर्माण हो चुका होता है। तो कैरोटीन का जब निर्माण होगा तो पत्तियों का रंग हरे से पीला हो जाएगा। अब अवर्णी लवक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रंगहीन लवक होते हैं। ठीक है, अवर्णी यानी कि कोई रंग नहीं। ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। ठीक है, ये क्या है? भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। ये रंगहीन लवक है। ये पौधों के उन भागों या कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश से वंचित हैं। तो सूर्य प्रकाश से वंचित कौन होती हैं? जड़ होती हैं, आपके भूमिगत तने होते हैं, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होते हैं, इसलिए इसे अवर्णी लवक कहते हैं। अब वर्णी लवक किसे कहते हैं? ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, मिट्टी, बीज आदि में पाए जाते हैं। तो जो पौधे का बीज होता है वो अगर रंगीन है तो किसकी वजह से है? वर्णी लवक के कारण है। ठीक है, वर्णी लवक के कारण। और पुष्प है, रंगीन है, तो किसकी वजह से? वर्णी लवक के कारण। वर्णी लवक की इंग्लिश तो आपको बता ही चुका हूँ। अब पढ़ लेते हैं रसधानी या रिक्तिका के बारे में। ये 10वां आपका कोशिकांग है, रसधानी या रिक्तिका के बारे में। रिक्तिका, ठीक है, ये कोशिका का निर्जीव रचना है। ठीक है, ये कोशिका की निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। ठीक है, जो ये कोशिका की निर्जीव रचना क्या है? रसधानी या रिक्तिका। जंतु कोशिकाओं में ये अनेक व बहुत छोटी होती हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती हैं। ठीक है, पादप कोशिकाओं में ये बड़ी भी होती हैं और केंद्र में स्थित होती हैं, और जंतु कोशिकाओं में ये प्रायः छोटी, बहुत छोटी होती हैं और संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो केंद्रक
इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, ये कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। तो कोशिका का मैनेजर कौन होता है? केंद्रक होता है, ठीक है। कोशिका का मैनेजर कौन होता है? प्रबंधक कौन होता है? मैनेजर। एक केंद्रक होता है। तो केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, ठीक है। जो केंद्रक द्रव्य होता है उसमें धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, इसे क्रोमैटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है, क्या? क्रोमैटिन। तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तो उस समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। धागों को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। तो सभी प्रत्येक जो जितने भी जीवधारी हैं आपके, उनकी गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, चिंपैंजी में 24 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं और बंदर में 21 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कई बार आपका परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बंदर में कितने जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 21 जोड़ा। मानव में कितने जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ा। चिंपैंजी में कितने जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं? 24 जोड़ा। तो आपने इतना पढ़ लिया। गुणसूत्रों में बहुत से जीन स्थित होते हैं। तो गुणसूत्रों में क्या स्थित होते हैं? जीन स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं। जैसे हमारी नाक आपकी नाक आपकी मम्मी से मिल रही है, आपकी आंखें आपके पापा से मिल रही हैं। ये सब किसके कारण होता है? गुणसूत्रों के कारण होता है। गुणसूत्रों में जो जीन मौजूद होते हैं उनके कारण होता है, ठीक है। और हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। जो आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? जैसे माता पिता से हमें गुण मिलते हैं, बाबा दादी से माता पिता को मिले, माता पिता को से हमको मिले। माता को तो नाना नानी से मिले होंगे, पिताजी को बाबा दादी से मिले होंगे, और उन दोनों से हमको मिल गए। तो कई बार हम लोगों को 2 तरह के गुणसूत्र मिलते हैं। एक तो माता पिता के बाबा दादी के मिल जाते हैं और माता की तरफ से नाना नानी के मिल जाते हैं। एवं गुणसूत्रों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहता है, ठीक है। तो वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्रों का कहा जाता है। देखिए, ध्यान से पढ़िए और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप 2 से 3 बार जब पढ़ लेंगे तो यही चीज़ें आपको आसान लगेंगी। साइंस थोड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन आप जब पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपको जितने भी 2, 3, 4 क्वेश्चन बनते हैं बहुत आसानी से आपके सही हो जाएंगे। अब क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचना दिखलाई पड़ती है, इसे केंद्रिका कहते हैं, ठीक है। तो क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचना दिखाई पड़ती है, इसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका किसमें पाई जाती है? केंद्रक में पाई जाती है। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो केंद्रिका में क्या होता है? आरएनए का संश्लेषण होता है। अब कोशिका और कोशिकांग से जुड़े प्रश्न पढ़ लेते हैं। आपने अभी तक वीडियो देखा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो वाकई में आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है और आपका सिलेक्शन पक्का होने ही वाला है, अगर आप लगातार इसी तरह पढ़ते रहे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट करके जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। और शुरू करते हैं। सेल का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? बताइए। अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो फ्लेमिंग ने दिया या ल्यूवेनहॉक ने दिया या रॉबर्ट हुक ने दिया या ब्राउन ने दिया? बताइए, सेल का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? सेल यानी कि कोशिका, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने दिया। किसने? रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। एक क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी रचना जंतु कोशिका की वनस्पति या कोशिका से विभेदित करती है? बताइए। राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोमियर या सेंट्रोओल? तो यहाँ पर कहीं पे देखिए यू लिखा होता है, ठीक है, कहीं पे ओल लिखा होता है। तो इनमें आप कंफ्यूज ना होइएगा कभी, ठीक है। कहीं पे योल लिखा होगा, कहीं पे ओल लिखा होगा, तो इन्हें आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी। तो कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सेंट्रियोल। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? बताइए। कोशिका में
राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटीन के निर्माण की फैक्ट्री होती है क्या? राइबोसोम। तो अगर राइबोसोम ही नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? बताइए। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। 4 का बी आपका बिल्कुल सही है, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? यहाँ पर 2 बार ऊर्जा लिख गया तो 1 बार आप काट देंगे। कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कोशिकांग है? बताइए। गुणसूत्र है या माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड है या गाल्जिकाय है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कोशिकांग है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। ठीक है, कभी कभी ये इंग्लिश में भी पूछ लेता है, पर यूपीट्रिपल में शायद ना पूछे, ये अन्य परीक्षाओं में पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो प्लास्टिड है। ठीक है, प्लास्टिड सिर्फ जो लवक होता है सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? बताइए। गाल्जिकाय में होता है, राइबोसोम में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या सेंट्रोसोम में होता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें का बी। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। देखिए, आप ये क्वेश्चन सारे करेंगे आपको पूरा कोशिका तैयार हो जाएगा। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बताइए। जो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण होता है वो क्या कहलाता है? 8वें का आपका बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका को एक निश्चित रूप क्या प्रदान करती है? बताइए। कोशिका को एक निश्चित रूप क्या प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली तो होगा नहीं, केंद्रिका भी नहीं होगा, गाल्जिकाय भी नहीं होगा, कोशिका भित्ति होगा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया कोशिका को एक निश्चित रूप कोशिका भित्ति प्रदान करती है। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। बताइए। कोशिका द्रव्य में जो उपस्थित होता है महीन झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या अंतराप्रद्रव्य जालिका? बताइए 10 में कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, तो इसे जालिका कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? बताइए। ये प्रश्न राइबोसोम से प्रश्न आपको कई बार पूछा जाएगा, तो आप हमेशा कहेंगे प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री राइबोसोम। आप 3-4 बार दिन में बोलिए, आपको याद हो जाएगा ये। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? राइबोसोम होता है। ठीक है, तो 11वें का आपका कौन सा सही हो जाएगा? 11वें का आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, राइबोसोम। फिर आएगा, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ठीक है, तो ये बताइए कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, लवक तो पाया जाता है जिसे प्लास्टिड कहते हैं इंग्लिश में, और रिक्तिकाएं तो पाई जाती हैं। तो यहाँ पे काएं कर लीजिए। ठीक है, रिक्तिकाएं नहीं होता है, रिक्तिकाएं या इसको रसधानी कहते हैं। ठीक है, रसधानी। तो इसमें लिखते नहीं बनता है, रसधानी। ठीक है, इन्हें रसधानी भी कहते हैं रिक्तिकाओं को। उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? गाल्जिकाय है या माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या लाइसोसोम है? बताइए। 13 का कौन सा सही होगा? तो 13 का आपका बी सही हो जाएगा। श्वसन स्थल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, जिसे आप पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस या शक्ति स्थल। अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। बताइए, अवर्णिक लवक कहाँ पाए जाते हैं? अभी मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले। तो मुख्यतः ये पाए जाते हैं आपके जड़ों में। ठीक है, जड़ों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका 14वें का। अगला प्रश्न है आपका, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है, या क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, या टोनोप्लास्ट प्रदान करता है? बताइए। तो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो फूलों और बीजों को
विभिन्न आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो 15वें का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपका हरा रंग प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट विभिन्न रंगों को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका 16वां, पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? बताइए, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? 16वां क्वेश्चन। तो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, आपको याद ही होगा, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बताइए, ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बस आपको लाइसोसोम के बारे में इतना ही याद रखना है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। बस ऐसे दिन में 8-10 बार बोलेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, बड़ी आसानी से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। बस आपको लगातार पढ़ाई करनी है। जो लगातार पढ़ते हैं वही सफल होते हैं, बीच बीच में पढ़ाई छोड़कर सफलता नहीं हासिल होती। अगर आपको वीडियो बनाना छोड़ दूं, डेली ना दूं, तो कैसे आपकी पढ़ाई हो पाएगी? हर चीज़ जो निरंतर होती है वही आपको अच्छा पढ़ाती है। एक दिन में सारा कोई नहीं पढ़ सकता है। तो लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। तो 18 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक जीव द्रव्य को घुला देने की शक्ति रखता है। 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? बताइए, हमारे शरीर में क्या पाया जाता है सबसे सर्वाधिक? हमारे शरीर में सर्वाधिक जल पाया जाता है। तो कोशिका में भी सर्वाधिक क्या पाया जाएगा? जल। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपका, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो यह आपका रहा कोशिका और कोशिकांग से जुड़ी क्लास। मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई, आपने नोट्स बनाए, तो आपको ये फ़ायदा मिलेंगे। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो और देखिए, 2 बार और देखिए, क्योंकि ये थोड़ा कठिन टॉपिक है जीव विज्ञान का। यहाँ से अक्सर आपसे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 प्रश्न पूछे जाएँ, 4 प्रश्न, कोई निश्चित नहीं होता, पर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको साइंस का इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से इन चीज़ों का हो सके। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुख्य सेविका के गरिमा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करके मैसेज कर दीजिए, उसकी जानकारी मैंने आपको पूरी दे दी है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा, और प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।